हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, हम आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये जो बृहद मात्रिक एवं सूक्ष्म मात्रिक जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, इन तत्वों का पादपों के अंदर क्या महत्व होता है, अर्थात इन तत्वों की पादपों में क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा बृहद मात्रिक खनिज पोषक तत्वों का पादपों में महत्व, या यूं कह सकते हैं कि बृहद मात्रिक जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज पोषक तत्व होते हैं, उनकी पादपों में क्या भूमिका होती है। इस बृहद मात्रिक खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में 9 तत्व आते हैं, जिनमें 3 तत्व अधात्विक होते हैं, या यूं कह सकते हैं अखनिज तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तत्व वायुमंडल से ग्रहण किए जाते हैं। पादपों में इन तीनों तत्वों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन को जल के रूप में और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, और ये तीनों आसानी से वातावरण से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से अखनिज तत्व है। दूसरे हमने NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको हम कहते हैं प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। ये सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रहण किए जाने वाले खनिज पोषक पदार्थ होते हैं, जिनको मृदा से ग्रहण किया जाता है। और इन तत्वों को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने की वजह से, क्योंकि इनकी पादपों में ज्यादा उपस्थिति होती है, कई बार मृदा में इन तत्वों की कमी हो जाती है, और इनकी कमी की हो जाने से पादप की वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इन तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है। क्रांतिक तत्व, ये 3 तत्व जो है वो कौन से हैं? क्रांतिक तत्व हैं। ये क्रांतिक तत्व क्योंकि ये पादपों की वृद्धि और विकास को एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं। सन 2019 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर लगा था, उसमें ये क्रांतिक तत्वों के बारे में पूछा गया था। 1 नंबर का प्रश्न था कि क्रांतिक तत्वों के नाम बताइए। तो इसमें केवल आपको लिखना था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों तत्व जो है वो क्रांतिक तत्व हैं। ठीक है, तो 1 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर,
ये जो तीन तत्व हैं इनको कहा जाता है द्वितीयक बृहत मात्रिक पोषक तत्व। ये दूसरी श्रेणी में रखे जाने वाले पोषक तत्व हैं। अर्थात इन सबका अपना अपना एक विशेष कार्य होता है जिसके बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए, एन नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में अवशोषित किया जाता है मृदा के द्वारा, फास्फोरस पी को फास्फेट के रूप में, के को पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम को Mg+2 आयन के रूप में और सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। और ये पादपों की वृद्धि और विकास में विशेष रूप से योगदान देते हैं। संरचनात्मक तत्व होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए ये एंजाइमों के सक्रियण का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बृहद मात्रिक के स्थान पर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की पादप पोषण में भूमिका। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं इनका क्या रोल है प्लांट न्यूट्रिशन में। अर्थात सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से तत्व होते हैं? तो ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व वो तत्व होते हैं जिनकी पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में, पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा 1 मिलीग्राम से भी कम होती है, यानी ऐसे तत्व जिनकी मात्रा 1 ग्राम पादप के शुष्क भार में से भी इसके अंदर इनकी मात्रा जो है 1 मिलीग्राम से भी क्या है, कम होती है। तो ऐसे तत्व जो है वो इस सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन तत्वों की संख्या जो है वो 8 है। अर्थात पहले 7 थे, लेकिन अंत में अभी कुछ ही सालों के पहले निकिल को भी इन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने निकिल को भी ये कहा गया कि भाई ये जो तत्व हैं ये तत्व भी पादपों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। अर्थात ये भी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं इनमें आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये 8 तत्व जो है वो सूक्ष्म मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो तत्व हैं ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं।
और ये ज्यादातर तत्व जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अंदर जो एंजाइम कार्य करते हैं उन एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं, अर्थात इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पादप के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन अगर उस सूक्ष्म मात्रा की भी प्राप्ति अगर नहीं होती है तो पादप में इन तत्वों के न्यूनता के रोग पैदा हो जाते हैं, जिनको हम न्यूनता रोग कहते हैं। इनमें से कुछ रोग, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी न्यूनता की वजह से जो पुरानी पत्तियां हैं, पुराने भाग हैं, उनमें लक्षण प्रकट होते हैं पहले। दूसरे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी न्यूनता के लक्षण तरुण या कोमल जो पत्तियां हैं उनमें प्रकट होते हैं, पहले प्रकट होते हैं और पुरानी पत्तियों में या कलिकाओं में बाद में प्रकट होते हैं। लेकिन अभाव या न्यूनता के लक्षण अवश्य रूप से प्रकट होते हैं। अब देखिए हम एक एक करके प्रत्येक तत्व की पादप में क्या भूमिका है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आयरन, लौह तत्व। देखिए लौह तत्व कई बार कुछ पादपों में इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा भी आवश्यक हो जाती है, तो ये एक प्रकार का क्या है, मध्यवर्ती तत्व है। यानी हम 1 से 9 तक तो पहले पढ़ चुके हैं, बृहद मात्रिक तत्व यानी टोटल 17 तत्व हैं, तो उनमें से हम यहां 9 के बाद 10वां नंबर देंगे, क्योंकि 9 बृहद मात्रिक तत्व हैं। इसमें है आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन Fe, लौह तत्व। ये जो आयरन है, लौह तत्व है, इसे पौधे मृदा से Fe+2 आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, या यूं कह सकते हैं इसको फेरिक आयन। तो फेरिक आयन जो है वो Fe+3 के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है। यानी इस आयरन तत्व का अवशोषण पौधे मृदा से फेरिक आयन के रूप में करते हैं। लेकिन ये जो फेरिक आयन है ये इस रूप में पादप की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये फेरस आयन के रूप में भाग लेता है। फेरस आयन Fe+2 यानी ग्रहण तो किया जाता है Fe+3 के रूप में, और उपापचय क्रियाओं में ये जो भाग लेता है वो फेरस आयन के रूप में लेता है। देखिए ये जो तत्व है ये कोशिका विभाजन, श्वसन, कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, श्वसन, और एक होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इन क्रियाओं में ये आयरन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्रिया है, कोश का विभाजन होना, श्वसन होना, इनके अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पादपों के अंदर जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित, उसके संश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ये उसका हिस्सा ना हो, लेकिन उसके संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ में ये कोशिकाओं का जो जीव द्रव है या कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ है उसमें ये उपस्थित होता है आयरन। यानी इन सब चीजों में इसकी उपस्थिति को देखा जाता है।
इसके अलावा साइटोक्रोम वर्णक जो होते हैं, साइटोक्रोम वर्णक, ये देखिए साइटोक्रोम वर्णक जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के लिए अनिवार्य होते हैं। तो साइटोक्रोम वर्णक के लिए इनकी उपस्थिति होती है। इसके अलावा क्रेब्स चक्र, श्वसन में श्वसन क्रिया जो होती है उसमें एक क्रेब्स चक्र क्रिया होती है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे श्वसन में। तो उसमें एक एकोनिटेज एंजाइम होता है और उस एकोनिटेज एंजाइम के सक्रियण करने में भी आयरन की भूमिका होती है। अब देख लीजिए ये आयरन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है। अर्थात श्वसन से संबंधित या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित जो साइटोक्रोम तंत्र है, क्लोरोफिल है, इन सब के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए ये तत्व पादप में नहीं है, न्यूनता अगर है, न्यून है, न्यूनता का मतलब है कमी, जितनी मात्रा में पादप को इस तत्व की आवश्यकता है उतनी मात्रा में अगर ये उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक तो क्या होगा कि पत्तियों में हरिमहीनता आ जाएगी। हरिमहीनता का मतलब होता है हरा रंग नष्ट हो जाना, पीलापन आ जाना, तो ये हरिमहीनता पैदा हो जाती है। इसके अलावा ये जो श्वसन की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में अनियमितता आ जाती है, यानी अबनॉर्मलता आ जाती है। और वो अबनॉर्मलता इसलिए आ जाती है क्योंकि इन क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है और एंजाइमों को सक्रियकृत करने के लिए आयरन तत्व की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोशिका विभाजन की दर धीमी हो जाएगी और जब कोशिका विभाजन की दर धीमी हो जाती है तो पादप की वृद्धि भी कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार से पादपों में हरिमहीनता पैदा करता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में अनियमितता पैदा हो जाती है। इसके अलावा कोशिका वृद्धि या विभाजन की क्रिया में अवरुद्धता आ जाती है, पादप में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आयरन है। अब इसके बाद दूसरा तत्व लें बोरॉन। 10वां तत्व हो गया। अब 11वां 11वां बोरॉन। बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन। ठीक है, ये बोरॉन जो है ये बोरेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, BO3-3 बोरेट के रूप में अवशोषित। यानी इस बोरॉन को पादपों की जड़ों के द्वारा इसे बोरेट आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है, लेकिन ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके, कैल्शियम के साथ क्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम बोरेट। कैल्शियम बोरेट बना लेता है और कैल्शियम बोरेट जो होता है, बोरेट, इस का जड़ों के द्वारा अवशोषण नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनिए, अगर ये कैल्शियम की उपस्थिति नहीं है तो ये बोरेट आयन के रूप में होगा, इसका अवशोषण आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब कैल्शियम मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा में होती है तो ये कैल्शियम क्रिया कर लेता है बोरेट आयन से और कैल्शियम बोरेट जो है इसका जड़ों के द्वारा अवशोषण सही प्रकार से या अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जिस मृदा के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है वहां इस बोरॉन की कमी होती है। समझ रहे हो बात को, कि अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम बोरेट बना लेगा
और कैल्शियम बोरेट बना लेगा तो पौधे में उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, यानी पादप में बोरेट यानी बोरॉन की कमी हो जाती है। देखिए ये तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए, इसके अलावा कोशिका झिल्ली की कार्य क्षमता के लिए, इसके अलावा पराग कणों के अंकुरण के लिए, ध्यान दीजिए, पराग कणों के अंकुरण के लिए, पराग कणों के अंकुरण के लिए ये आवश्यक होता है। देखिए अगर पराग कण का अंकुरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें बोरेट की यानी बोरॉन की क्या है, कमी है। देखिए इसकी कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पत्तियां मोटी हो जाती हैं, न्यूनता के लक्षण, पत्तियां गहरी हरी तथा मोटी हो जाती है, गहरी हरी या मोटी हो जाती हैं। इसके अलावा जो मांसल और संग्रहकारी जो ऊतक हैं उनका विघटन होने लग जाता है, साथ में पुष्पों की संख्या भी कम होने लग जाती है, और जो पुष्प बनते हैं वो भी बंध बनते हैं यानी नॉन फर्टाइल बनते हैं। ऐसे पुष्प बनते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते हैं, जनन क्रिया के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बोरॉन है। अब हम बात करेंगे अगला जो तत्व है बोरॉन के बाद, वो है मैग्नीज, अर्थात तत्व नंबर कौन सा हो जाएगा, 12, मैग्नीज। मैग्नीज Mn। देखिए ये जो मैग्नीज तत्व है इसे पौधे मैग्नस आयन, इसे Mn+2 आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि ज्यादा अधिकांश जो है खनिज तत्व जो है वो आयनिक अवस्था में ही अवशोषित किए जाते हैं, तो इसे मैग्नस आयन यानी Mn+2 आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये जो तत्व है ये श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन उपापचय, ये क्रियाएं हैं, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, नाइट्रोजन उपापचय क्रिया, इनसे संबंधित जो एंजाइम है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं जो है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा होती हैं, तो इनसे संबंधित जो एंजाइम हैं इन एंजाइमों को सक्रिय या सक्रियण करने का कार्य करते हैं, यानी एक्टिवेट करने का ये कार्य करते हैं। साथ में ये जो मैग्नीज हैं ये क्लोरोफिल के संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक विशेष बात है जो अक्सर पूछी जाती है कि जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाश या प्रकाशीय अपघटन।
और इस जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। अर्थात जल का प्रकाशीय अपघटन एवं ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए से संबंधित जो एंजाइम है वो इस मैग्नीज आयन के द्वारा ही कार्य करते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें जल के प्रकाशीय अवघटन के लिए, ध्यान से सुनिए, जल के प्रकाशीय अवघटन के लिए कौन सा तत्व पादपों के लिए अनिवार्य होता है? तो आप कहेंगे मैग्नीज। समझ में आ गई बात? एक बार फिर सुन लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है उसके लिए इस मैग्नीज आयन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए इस तत्व की अगर पादपों में कमी हो जाती है तो एक तो हरेमीनता आ जाती है, पीलापन आ जाता है, पादपों की जड़ें जो होती हैं वो सीमित वृद्धि कर पाती हैं और पादपों के अंदर एक तरह से विशिष्ट रोग पैदा हो जाता है। ये बात विशेष है। देखिए इस मैग्नीज आयन के कारण यानी इसकी जब कमी हो जाती है तो दो प्रश्न है इसमें से, एक तो जल के अपघटन के लिए, प्रकाशिक जल अपघटन के लिए आवश्यक। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। दूसरा, इस मैग्नीज की कमी से रोग पैदा हो जाते हैं और एक रोग है जिसका नाम है मटर का मार्स स्पॉट रोग या धब्बा रोग, मार्स स्पॉट रोग। ये रोग इस मैग्नीज की कमी की वजह से ही होता है। ये जो है ये 2020 ये साल जो परीक्षा लगी है 2020 उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा था और इसमें 1 नंबर का प्रश्न था और इसमें ये पूछा गया था मटर का मार्स स्पॉट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो बस आपको क्या लिखना था? मैग्नीज। ठीक है, इसी तरह से एक और दूसरा रोग है जो हो सकता है इस बार पूछा जा सके और उस रोग का नाम है जई में ग्रे स्पिट रोग। ये रोग का नाम ये भी किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 1 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मैग्नीज। अब इसके बाद अगला जो आता है मैग्नीज यानी कौन से नंबर का हो गया? 12 नंबर। अब हम टोटल कितने हैं? 17। तो अब हम 13वें नंबर का तत्व, टोटल ये 17 तत्व हैं और 17 ही अपनी विशेष भूमिका की वजह से अनिवार्य की श्रेणी में रखे गए हैं। जिंक, जिसको जस्ता कह सकते हैं, जेड। देखिए ये जो जिंक है ये पादपों के द्वारा मृदा से Zn+2 आयन के रूप में इनको अवशोषित किया जाता है। किसके रूप में? Zn+2 यानी आयनिक अवस्था, द्विधनावेशित आयन अवस्था में इनको अवशोषित किया जाता है। देखिए ये जो जिंक है ये भी विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं जैसे कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये सब तत्व ज्यादातर एंजाइमों की क्रियाशीलता से संबंधित। तो कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसका ये घटक होता है।
और ये फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। अर्थात ये एंजाइम से संबंधित हैं और इसकी जो विशेष जिंक की उपस्थिति होती है, ये एक पादप हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, नाम सुना होगा, ऑक्सिन। और इस ऑक्सिन का रासायनिक नाम है IAA, एंडोल एसिटिक एसिड, IAA। तो ये उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस जिंक की कमी होगी तो ये पादप वृद्धि जो हार्मोन है ऑक्सिन, इसका संश्लेषण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके संश्लेषण में ये बहुत ज्यादा विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, इसकी अगर कमी हो जाती है तो पत्तियों में सफेद ऊतक क्षय मतलब नेक्रोसिस, यानी एक तरह से ऊतकों के नष्ट होने के धब्बे बन जाते हैं। पौधे में जब ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो उसकी वृद्धि और विकास कम हो जाएगा, बौना रह जाएगा, पत्तियां विकृत हो जाएंगी। और इस जिंक की कमी से लघु पर्णी रोग हो जाते हैं, लघु पर्णी रोग। ये पूछा जा सकता है कि किस तत्व की कमी से पादपों में लघु पर्णी रोग हो जाते हैं, तो उसके लिए किसका नाम आएगा, जिंक का नाम आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर कितना, 13, टोटल कितने हैं, 17। तो अब हम अगले की तरफ बढ़े तो ये है सभी तत्वों का महत्व है, और हर साल इनमें से कहीं से भी किसी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, सी। देखिए पादप जो है इसे Cu+2 आयन, अर्थात क्यूपेरिक आयन के रूप में इसे अवशोषित करते हैं, लेकिन क्यूप्रस आयन के रूप में भी अवशोषित करते हैं, दोनों रूप में Cu+2 अथवा Cu+1, या इसको अगर हम कहें क्यूपेरिक और क्यूप्रस, दोनों ही अवस्था में मृदा से पादपों की जड़ों के द्वारा इस खनिज तत्व को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, देखिए ऑक्सीकरण अपचयन को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक का मतलब एक पदार्थ से, एक यौगिक से दूसरे यौगिक तक इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात एक प्रकार से Cu+2 से Cu+1 हो जाता है, Cu1 से फिर Cu+2। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों के परिवहन का काम करता है। इसके अलावा एक होता है प्लास्टोसाइनिन, ये एक वर्णक है, प्लास्टोसाइनिन। और एक होता है साइटोक्रोम,
ऑक्सीडेज, ये एंजाइम। तो प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसमें मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति होती है? कॉपर की। अर्थात इसमें एक घटक की तरह कार्य करता है कॉपर। अब ये क्या काम करते हैं? ये प्लास्टोसाइनिन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये सब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों के वाहक की तरह, वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। तो अगर ये कॉपर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों का परिवहन नहीं होगा, अर्थात वाहक नहीं होंगे तो एक से दूसरे भाग तक इलेक्ट्रॉनों को परिवहित नहीं किया जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, ये नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसकी न्यूनता, इसकी न्यूनता के लक्षण क्या है? न्यूनता के लक्षणों में क्या है कि पत्तियां मुरझा जाती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं होगा तो मुरझाएंगी और मुड़ जाती हैं, और शीर्ष वाला भाग जो है, आगे से पत्ती का आगे का जो भाग है, शीर्ष वाला भाग, ये सफेद रंग का हो जाता है ऐसे पत्ती सूखने लगती है। देखिए इसमें यहां एक बहुत महत्वपूर्ण है, नींबू में, नींबू के अंदर इससे एक रोग हो जाता है सीड्स आरंभी। शीर्षारंभी रोग। नींबू में शीर्षारंभी जो रोग है, जिसे कह सकते हैं डाईबैक डिजीज, ये रोग पैदा हो जाता है कॉपर की कमी की वजह से। और ये प्रश्न जो आया है राजस्थान बोर्ड 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न नंबर 2 था, यानी दूसरे नंबर पर जो प्रश्न था उस पर लिखा, उसके ये अंदर ये पूछा गया, नींबू में शीर्ष आरंभी जो रोग है किस खनिज तत्व की कमी के कारण पादपों में हो जाता है? तो इस किसकी कमी की वजह से हो जाता है? कॉपर की वजह से, तांबे की वजह से ये रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न में केवल एक शब्द लिखना था, कॉपर, Cu, और उसी से आपको 1 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। यानी इस तरह के एक एक नंबर के प्रश्न आराम से आप इसमें से कर सकते हैं। तो ये कॉपर हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि अभी हमारे खनिज तत्व 14 हुए हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी है? 17 है। तो अगला जो तत्व है उसका नाम है मॉलिब्लेडिनम। पंद्रह एक मिनट, अगला जो है ये 15, इसको यह है मॉली ब्लीडिनम। मॉली ब्लीडिनम, MO, M बड़ा आता है, इसमें O छोटा।
देखिए मॉलिब्डेनम ये भी एक तरह से आवश्यक पोषक तत्व होता है जो कि सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। इसे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में अवशोषित किया जाता है। ऑक्साइड के रूप में अवशोषित, यानी मिट्टी से ये MOO2 के रूप में अवशोषित किया जाता है, यानी आयनिक अवस्था में करके इसको अणु के रूप में अवशोषित किया जाता है। देखिए ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो एंजाइम हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, इन एंजाइमों का मुख्य घटक होता है मॉलिब्डेनम। अगर ये मॉलिब्डेनम नहीं होगा तो ये एंजाइम संश्लेषित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आवश्यक होता है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं होती है। अगर न्यूनता हो जाती है, न्यूनता यानी पादपों में इस मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो पत्तियां जो हैं नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, एक प्रकार से मोल्डाइन हो जाती हैं। और ये इसका विशेष लक्षण है कि पत्तियों का एक प्रकार से मोल्टलाइन होना, यानी मुड़ जाना, एक कर्व कर लेना, राउंडेड हो जाना। इसके अलावा पत्तियों में हरिमीनता पैदा हो जाती है, पुष्प कम मात्रा में पैदा हो जाते हैं। इसमें भी देखिए एक रोग पैदा हो जाता है, क्योंकि इस तरह के दो रोग पूछे गए हैं तो अगला रोग भी पूछा जा सकता है। एक फूल गोभी के अंदर, फूल गोभी किसके अंदर, किसके द्वारा, मॉलिक, एक होता है व्हिपटेल, नाम रख दिया है। तो फूल गोभी में व्हिपटेल रोग हो जाता है, रोग हो जाता मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, पत्तियां विकृत हो जाती है। तो याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है इस बार इस परीक्षा में ये पूछा जाए कि फूलगोभी में व्हिपटेल रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, मॉलिब्डेनम। और इस रोग के बारे में अगर और पूछे कि इस रोग में होता क्या है, तो इसमें जो पत्तियां हैं ये विकृत हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो तत्व और बचे हैं, क्योंकि 15 तत्व हो चुके हैं, टोटल संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। फूल गोभी में व्हिपटेल रोग हो जाता है मॉलिब्डेनम की कमी से, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है मॉलिब्डेनम, और इसको अवशोषित किया जाता है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। अगला है 16 क्लोरीन, Cl। देखिए क्लोरीन जो है इसको अवशोषित, इसे पादप क्लोराइड के रूप में
ग्रहण करते हैं क्लोराइड आयन के रूप में। ये जो क्लोरीन होती है ये किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं, यानी क्लोरीन जो है वो किसी भी जैव रासायनिक पदार्थ का घटक नहीं होती है, यानी किसी भी पदार्थ में क्लोरीन की उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है और विद्युत आवेशों का संतुलन। तो ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय एवं विद्युत आवेश का जो संतुलन है उस संतुलन को बनाए रखने में ये उपयोगी होती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये बाहर और अंदर आ जा करके और आंतरिक वातावरण में साम्य अवस्था को बनाए रखते हैं। देखिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, न्यूनता। इसकी कमी से पत्तियों में चितकबरी मतलब धब्बेदार हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। चितकबरी हरिमहीनता यानी एक प्रकार से रंग के धब्बे से बन जाते हैं, कहीं से गहरे कहीं हल्के, इस तरह के धब्बे बन जाते हैं इस क्लोरीन की कमी की वजह से। साथ में ऊतक क्षय होता है। ऊतक क्षय मतलब नेक्रोसिस, ऐसे ऊतक नष्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जिन पत्तियों में चितकबरी हरिमहीनता होती है बाद में उन्हीं पत्तियों में ऊतकों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। साथ में फलों का निर्माण नहीं होता है, फलों का निर्माण में कमी। फलों के निर्माण में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्लोरीन का पादप के अंदर होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए क्लोरीन क्लोराइड के रूप में ग्रहण की जाती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैव रसायन का ये घटक नहीं होती है। इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो उपापचय है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय एवं वैद्युत आवेगों के जो संतुलन के कार्य हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो पत्तियों पर चितकबरी हरिमहीनता पैदा हो जाती है, धब्बे बन जाते हैं और उनमें ऊतकों का क्षय हो जाता है और फलों का निर्माण भी जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी इस क्लोरीन का मिलना भी आवश्यक होता है। अब इसके बाद अंतिम जो है वो है 17वें नंबर। ये जो है निकिल है और निकिल ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। निकिल Ni, देखिए पहले 16 ही तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 1988 में, जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन ने इसे अनिवार्य तत्वों में शामिल किया है। यानी इसको सम्मिलित करने का जो कार्य किया गया था वो 1988 में किया गया है और डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, ये भी जैव रसायन का घटक
नहीं है। यानी किसी भी जैव रसायन पदार्थ के अंदर इसका एक प्रकार से उपस्थिति को नहीं देखा गया, और ना ही हमारे जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसकी कमी का और इस निकिल का एक तरह से क्या कार्य है उस कार्य की भी जानकारी सही रूप से अभी तक खोजी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस तत्व का पादप के अंदर होना अनिवार्य होता है, और ये एक यूरिएज एंजाइम जो है उस यूरिएज एंजाइम का एक तरह से मुख्य घटक होता है। अर्थात है तो है, लेकिन पादपों में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, इस तरह के कोई भी रसायन का ये घटक नहीं है। तो ये निकिल है, और इस निकिल की अगर कमी होगी तो यूरिएज एंजाइम जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 17 जो तत्व हैं, टोटल कितने तत्व हो गए? 17। अब ये अनिवार्य जो तत्व है 17 अनिवार्य खनिज पोषक, ये अगर पादप में पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं या इनकी जो न्यूनता होती है, तो उस न्यूनता के कारण जो लक्षण यानी कमी के लक्षण इनको हम कहते हैं न्यूनता लक्षण। न्यूनता लक्षण कहते हैं। अब ये न्यूनता लक्षण पुरानी पत्तियों में है, यानी कह सकते हैं पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं, पुराने भागों में। जैसे देखा हुआ कई बार कुछ पेड़ों की पहले वाली पत्तियां सूखने लग जाती हैं, कईयों में देखा हुआ कि पहले वाली पत्तियां तो ठीक रहती है, लेकिन नई जो पत्तियां होती हैं जिनको हम कह सकते हैं तरुण पत्तियां, वो पहले नष्ट होने लग जाती हैं। तो इस आधार पर इनको हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी एक तरह संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। देखिए, एक तो वो श्रेणी होती है जिसमें सबसे पहले अग्रस्त कलिका पर जिसके लक्षण प्रकट होते हैं। अग्रस्त कलिका, अग्रस्त कलिका में न्यूनता के लक्षण प्रकट, यानी अग्रस्त कलिका जो सबसे शीर्ष वाली कलिका होती है उसमें उस खनिज तत्व की न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो अग्रस्त है। ये श्रेणी, तो इसमें देखिए, इसमें एक तो है कैल्शियम और एक है बोरॉन। ये दो तत्व ऐसे हैं, कैल्शियम और बोरॉन, इनमें क्या है अग्रस्त कलिका पर इसके न्यूनता के लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आया है, ये अर्थात राजस्थान बोर्ड 2019 के अंदर ये प्रश्न था, प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि अग्रस्त कलिका में न्यूनता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं कौन कौन से तत्वों की। तो इसमें सिर्फ दो ही लिखना था, कैल्शियम और बोरॉन। 1 नंबर का प्रश्न था, 1 नंबर का तो ये, और क्रांतिक तत्वों के नाम लिखिए, तो NPK, यानी 2 नंबर का प्रश्न था। दूसरे होते हैं पहले तरुण पत्तियों में न्यूनता के लक्षण, यानी पहले तरुण पत्तियों में जो नई पत्तियां होती हैं उनके अंदर इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं। तो देखिए, ये वो तत्व होते हैं असंचरणशील तत्व।
जो एक जगह से दूसरी जगह संचरित नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले तरुण पत्तियों में न्यूनता के लक्षण दिखने लगते हैं, नई पत्तियों में दिखने लगते हैं। इसमें देखिए एक तो कॉपर है, सल्फर है, कॉपर, सल्फर और आयरन और मैग्नीज, ये वो तत्व हैं जिनकी कमी का प्रभाव किस पर दिखेगा, तरुण पत्तियों पर दिखाई देता है। और तीसरा है पहले पुरानी पत्तियों में न्यूनता के लक्षण। अब ये वो तत्व होते हैं जो संचरणशील होते हैं, अर्थात संचरणशील होने की वजह से वो एक पुराने भागों से निकल करके नए भागों में चले जाते हैं, तो लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो ये संचरणशील तत्व होते हैं और इनकी कमी का जो प्रभाव है वो पहले पुरानी पत्तियों में आता है NPK, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। ये वो तत्व हैं जिनकी न्यूनता के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में। तो यहां देखिए ये मुख्य रूप से यही तत्व हैं ज्यादा। तो अक्सर क्या होता है कि वे पुरानी पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं, सूखती हैं, उसके बाद नई पत्तियां जो है वो सूखने लग जाती हैं। तो इस तरह से यहां हमने इसको जो सभी 17 तत्व हैं उनके न्यूनता के लक्षणों के प्रभावों को हमने स्पष्ट किया, अर्थात किस तरह से ये जो पादप हैं उनमें 17 तत्वों की अपनी अपनी भूमिका होती है। क्योंकि ये 17 जो तत्व हैं, अगर इन तत्वों में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो उस कमी का पादप पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वर्तमान में किसानों को खेती के साथ साथ अपने खेतों की मृदा के परीक्षण की सलाह दी जाती है और उसमें यह देखा जाता है परीक्षण के दौरान कि खेत के अंदर कौन से तत्व ज़्यादा मात्रा में हैं और कौन से तत्व न्यूनतम से भी कम मात्रा में हैं। तो उस तरह की ही फसल के उत्पादन की उसे सलाह दी जाती है। इसी तरह से आप भी जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, किसी भी खेत में अगर किसी विशेष लक्षण की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है तो आप उस खेत की मृदा में उस विशेष तत्व की कमी को पहचान करके और उस तत्व की पूर्ति करने के लिए जो रासायनिक उर्वरक हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर हैं, खाद हैं, उनको डालने की सलाह देंगे। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए कि एक आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप रोड के किनारे जा रहे हैं, देखा खेतों में पीली पड़ती जा रही है, पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, पौधे कम वृद्धि कर रहे हैं, तो बताइए कौन कौन से तत्वों की कमी हो सकती है और उस कमी की पूर्ति के लिए कौन से उर्वरकों को डालना ठीक रहेगा या आप उर्वरकों को डालने की सलाह देंगे। तो उन लक्षणों के आधार पर हम इस तरह की बातों के बारे में जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और आप इस तरह से उन कमी को दूर भी कर सकते हैं। तो यहां हमने दीर्घ मात्रिक एवं सूक्ष्म मात्रिक विभिन्न खनिज पदार्थों की कमी के प्रभाव और उनके पादपों में क्या महत्व है के बारे में पढ़ा है। अब हम इसमें ये जो खनिज तत्व हैं, इन खनिज तत्वों को पादपों में किस प्रकार से अवशोषित किया जाता है। देखिए ये अवशोषण की जो क्रिया है वो जल के अवशोषण से भिन्न प्रकार की होती है। ऐसा नहीं होता कि जल जिस प्रकार से अवशोषित होता है उसी तरीके से खनिज लवणों का भी अवशोषण हो जाए। तो यहाँ हम इनके अवशोषण की 2 प्रकार की विधियां हैं। जिस तरह से जल के अवशोषण की विधियां थी, एक तो है निष्क्रिय जल अवशोषण, तो यहां हो जाएगा निष्क्रिय खनिज लवणों का अवशोषण, और दूसरा होता है सक्रिय खनिज लवण अवशोषण।
निष्क्रिय में किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होगी और सक्रिय में ऊर्जा खर्च होगी। अब इस संबंध में भी अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ मिनरल्स एब्जॉर्प्शंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे और ठीक है, ओके। आप लोग पढ़िए, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप बता सकते हैं और रेगुलर आपको नोट्स उपलब्ध हो ही रहे हैं जिससे कि आप उनको कॉपी के अंदर नोट कर सकें। ठीक है।